वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आज की क्लास में डीसी जनरेटर में स्टार्ट करेंगे हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यस कम इन। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, सबसे पहले तो इसी के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था और ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हमने समझा था, क्या समझा था कि उत्तेजन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के जनरेटर होते हैं। पहला है पृथक उत्तेजित अर्थात कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सभी स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के जनरेटर होते हैं। पहला होता है पृथक उत्तेजित जनित्र अर्थात कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो ये मिलेगा स्व उत्तेजित जनित्र अर्थात कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो पृथक उत्तेजित अर्थात कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डीसी सोर्स दिया जाता है, डीसी सप्लाई देके हम फील्ड पोल को एक्साइटेड करते हैं, तो उसे ही सेपरेटली एक्साइटेड या पृथक उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेन एक्साइटेशन किसे किया जाता है, तो यहाँ पर एक्साइटेशन फील्ड पोल को किया जाता है। तो जो फील्ड पोल है और फील्ड पोल के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग लगी है उसे ही डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई देंगे हम डीसी सप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर है सभी को, क्या देंगे हम? डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई देंगे तो जो इस टाइप से जो पोल बना होगा, ये पोल हो गया इस टाइप से, इसमें वाइंडिंग लपेटी होगी। अब ये जो वाइंडिंग लपेटी हुई है इस पोल में चुंबकीय क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यही चुंबकीय क्षेत्र को इस्टेब्लिश करना है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तब ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। यदि यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ एन पोल बन जाएगा और यहाँ पर एस पोल बन जाएगा। यदि ये जो वाइंडिंग है यदि शंट फील्ड वाइंडिंग हो तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर प्राप्त होगा। हम यहाँ पर जो पृथक उत्तेजित जनित्र की बात करें तो यहाँ पर हम यही करते हैं, ये जो फील्ड पोल है इसे क्या कहेंगे हम? फील्ड पोल। तो यही फील्ड पोल में जो फील्ड वाइंडिंग है उसी में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इसके पीछे करने के पीछे रीज़न क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसे स्व उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। तो ये जो स्व उत्तेजित जनित्र है इसमें पहले से यही चुंबकीय गुण विद्यमान मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो फील्ड पोल है, क्योंकि ये स्थिर भाग होता है, तो इस स्थिर भाग में पहले से ही चुंबकत्व के गुण विद्यमान होंगे, तो हमें अलग से डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्व उत्तेजित जनित्र अर्थात कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्लियर है सभी को? अब ये समझ में आ गया ना आपको, पृथक उत्तेजित जनित्र और स्व उत्तेजित जनित्र में अंतर क्या है। यही सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर अर्थात कि स्व उत्तेजित जनित्र को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे तो सीरीज जनित्र, दूसरा है शंट जनित्र और तीसरा है कंपाउंड जनित्र। तो इसे सीरीज जनित्र या सीरीज जनरेटर कहा जाता है, सेकंड है शंट जनरेटर और थर्ड हो जाएगा कंपाउंड जनरेटर। अब इन्हीं के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस तरीके से इनका कनेक्शन होता है, डीसी सीरीज जनरेटर का, शंट जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का, किस टाइप से फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर में, सीरीज में या दोनों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाएगा। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो अब हम पहुँचेंगे सीधे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में। तो ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में यदि देखें तो कुछ कंडीशंस उसके बारे में आपको जानना होगा। स्व उत्तेजित जनित्र, जिसे आप कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का काम क्या होता है, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक पोल बनाकर दिखाया था। देखिए ये पोल है और इस पोल को इस टाइप से बनाया जाता है। इसका जो नाम है ये है फील्ड पोल। क्या कहते हैं इसे? फील्ड पोल। और ये जो फील्ड पोल होता है ये स्थिर भाग होता है, और ये स्थिर भाग होता है इसीलिए इसको पूरा कंप्लीट यदि कहा जाए पैकेज तो स्टेटर पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटर पार्ट। क्या कहेंगे आप?
हाँ, स्टेटर पार्ट ना कि स्टार्टर पार्ट, ध्यान दीजिएगा, स्टेटर और स्टार्टर में बहुत अंतर है। तो ये जो भाग हो गया फील्ड पोल, क्योंकि ये स्थिर भाग होता है इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेटर पार्ट। तो इसी स्टेटर पार्ट में आप बॉडी को देखेंगे, वो भी स्थिर भाग होता है, तो उसी बॉडी के साथ में ये फील्ड पोल फिक्स किया होता है रिवेट से, मतलब कि स्क्रू से कस दिया जाता है। अब ये जो फील्ड पोल है यहीं पर आप वाइंडिंग को लपेटेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर वाइंडिंग को लपेटेंगे। अब यही वाइंडिंग, इसे कहेंगे आप फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे आप? फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड पोल के ऊपर लपेटा गया है इसीलिए क्या कहेंगे इसे आप? फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये स्थिर भाग अर्थात कि फील्ड पोल के ऊपर लगा हुआ है। तो फील्ड पोल के ऊपर लगा हुआ है वाइंडिंग, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये अपने स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब तक ये अपने स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो फ्लक्स कटेंगे नहीं, और जब फ्लक्स नहीं कटेंगे तो बिजली पैदा नहीं होगी। तो ये स्थिर भाग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जनरेटर में, तो जिस प्रकार से यदि इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ेंगे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। यदि आर्मेचर के समांतर में जोड़ते हैं तो शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसी में आप दो फील्ड वाइंडिंग को एक साथ जोड़ दें, मानकर चलो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और फील्ड वाइंडिंग को आपने जोड़ दिया, ये एक और फील्ड वाइंडिंग जुड़ गई, तो अब ये दो फील्ड वाइंडिंग हो गई यहाँ पर। तो एक हो जाएगी शंट फील्ड वाइंडिंग, एक कैसी हो जाएगी? शंट फील्ड वाइंडिंग। मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग में एक वाइंडिंग को समांतर में जोड़ेंगे हम, और एक हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होगा, इसीलिए इसके क्या कहेंगे? सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, क्योंकि ये फील्ड पोल के ऊपर लगा हुआ है वाइंडिंग, इसीलिए फील्ड वाइंडिंग इसे कहा जाता है। क्लियर है सभी को? फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्थिर भाग जिसे कहते हैं स्टेटर पार्ट, या स्थिर भाग जिसे फील्ड पोल कहा जाता है, फील्ड पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग को प्लेस्ड किया जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे तो श्रेणी वाला हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग, समांतर में जोड़ेंगे तो समांतर वाला फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसे समझना है। होता यह है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें चुंबकत्व के गुण विद्यमान होते हैं। तो चुंबकत्व के गुण इस कॉइल में तो होंगे नहीं, होंगे क्या? नहीं होंगे। ये जो पोल है, जिस मटेरियल का बना हुआ है पोल, ये चुंबकत्व गुण विद्यमान होता है इसके अंदर। मतलब ये इसके अंदर खुद चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है। वो कैसे रहता है? जब आप इसे यहाँ से सप्लाई देते हैं इस कॉइल को, मतलब कि इस फील्ड वाइंडिंग को आप जब सप्लाई से जोड़ देते हैं तो ये स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। तो जब स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा और उसी बीच में यदि चुंबकीय पदार्थ वाला मटेरियल हो जिसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और ये जो मटेरियल होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण ये चुंबकत्व के गुण अपने अंदर कुछ % समाहित करके रख लेता है। मतलब कुछ % चुंबक बना रहता है, जिसे परमानेंट मैग्नेट बोल सकते हैं आप, वो भी कुछ %, और उसी का नाम अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। क्या कहते हैं उसे? अपशिष्ट चुंबकत्व, या उसे इंग्लिश में कहेंगे रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। तो इस तरीके से आप इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए इसे सेल्फ एक्साइटेड कहा गया है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये इसमें पहले से चुंबक के गुण विद्यमान हैं, तो यहाँ पर जब रोटर घूमेगा, ये रोटर है, हमने यहाँ पर रोटर बना दिया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब ये रोटर घूमेगा तो ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर सीधी ऐसी गमन करेगी, और इधर एक और पोल है ऐसे ही। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा, इसमें चुंबक के गुण पहले से विद्यमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो फ्लक्स को काटेगा, और जब फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वही ईएमएफ जो है आपको टर्मिनल वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हम उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो
तो ये जो होता है ये कास्ट आयरन का, देखो इसका जो फील्ड पोल होता है, ये जो फील्ड पोल है ये कास्ट आयरन का बना होता है। तो बड़े साइज का और छोटे साइज में अंतर है। यहाँ पर फील्ड पोल कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। यदि बड़े साइज का होगा तो फील्ड पोल कास्ट आयरन का, छोटा है कास्ट स्टील का। इसमें कंस्ट्रक्शन मतलब साइज के आधार पर इसको निर्माण किया जाता है। क्लियर है सभी को? अब इसके बाद देखेंगे हम डीसी सीरीज। दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डीसी सीरीज जनरेटर। अब डीसी सीरीज जो जनरेटर है ये किस प्रकार का जनरेटर होता है और इसके कनेक्शन के आधार पर ही ये डीसी सीरीज जनरेटर को समझेंगे आप। पहले तो ये समझिए कि ये सीरीज यानी क्या होता है, सीरीज क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, सीरीज सीक्वेंस क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब तक आप श्रेणी में क्या होता है इसे नहीं समझेंगे, समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं समझ सकते आप। तो सबसे पहले तो श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्रम, या इसे कहेंगे इंग्लिश में सीरीज सीक्वेंस, ठीक है। अब ये दो शब्द है आपके सामने, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा है सीरीज सीक्वेंस। यदि मैं ऐसे तीन आदमियों को इस टाइप से आपस में मैं जोड़ दूं, मतलब एक लाइन में बैठाल दूं इन्हें, तो इनका जो क्रम हो जाएगा कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। दिख रहा है आपको? 1 2 3, मतलब लाइन से यदि मैं लाइन से इन्हें बैठाल दूं, एक चटाई के ऊपर लाइन से यदि मैं बैठाल दूं तो इनका क्रम क्या बनेगा, श्रेणी क्रम बनेगा। जैसे आप बैठे हैं श्रेणी क्रम में, समझ में आ रहा है ना सभी को? यदि एक डेस्क पूरा लाइन से मैं लगा दूं और 1 से लेकर 10 तक और आपको बोलूं कि आप कौन से क्रम में हैं, तो आप बता देंगे श्रेणी क्रम में है। तो ये जो श्रेणी क्रम होता है, अब यदि इसी को हम दूसरे शब्दों में यदि समझाएं, देखो यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। इसी सर्किट डायग्राम में पहला आदमी यहां पर जो बैठा हुआ है, उसी के नीचे फिर मैं दूसरे आदमी को भी बैठाल दूं, फिर उसी के नीचे तीसरे आदमी को भी बैठाल दूं, तो इनका क्रम क्या हो गया, श्रेणी में हुआ। या तो मैं इसको रो में भी स्पष्ट प्रदर्शित कर सकता हूं और कॉलम में प्रदर्शित कर सकता हूं मैं। तो हम यहां पर अभी से कॉलम में प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलम में प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो श्रेणी में नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना है आपको। एक के नीचे एक है ना लाइन से, तो वो श्रेणी में है। यदि मैं इसे रो में प्रदर्शित, अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, रो में प्रदर्शित करने का सीक्वेंस क्या होगा। अब जैसे ये रो में प्रदर्शित करने का सीक्वेंस इस टाइप से हो गया, ये दूसरा आदमी हो गया, ये तीसरा आदमी हो गया, ये चौथा आदमी हो गया। तो इन्हें जिस तरीके से मैंने प्रदर्शित किया, ये रो में प्रदर्शित किया मैंने, तो रो और कॉलम आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज जनरेटर। क्या लिखा हुआ है, सीरीज जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड टाइप का जो जनरेटर होता है उसमें सबसे पहले सीरीज जनरेटर के बारे में हम जानेंगे। अब हमारे पास ये मूलतः पता है कि यदि श्रेणी क्रम में कोई जनरेटर है तो जनरेटर में दो चीज बहुत जरूरी होते हैं। एक तो है आर्मेचर, पहला क्या है आर्मेचर, और दूसरा क्या है फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड पोल। तो ये एक आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग प्लेस्ड की हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और यहां पर फील्ड पोल जो है, फील्ड पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लपेटी गई है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग से ही काम चलाना है हमें, मतलब दो वाइंडिंग का कनेक्शन बहुत जरूरी है। मुख्यतः दो वाइंडिंग का कनेक्शन जरूरी है। और पहला है आर्मेचर, आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी गई है। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये रोटेटिंग वाइंडिंग होती है, मतलब ये शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है तो ये रोटेट करेगी। तो इसे कह सकते हैं कि ये रोटर पार्ट के ऊपर जुड़ी हुई है, लगी हुई है, इसे कह सकते हैं कि नहीं हम। भाई आर्मेचर किसके ऊपर है, शाफ्ट के ऊपर है, मतलब कि रोटर पार्ट के ऊपर है। तो यदि आर्मेचर यदि रोटेट करेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग भी रोटेट करेगी। सेकंड में यह है कि फील्ड पोल, फील्ड पोल में आप देखेंगे तो जो फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, क्योंकि फील्ड पोल के ऊपर ये आपका फील्ड पोल है, दिख रहा है सभी को,
ये फील्ड पोल है, इस फील्ड फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी गई है, तो इसे क्या कहेंगे हम? फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो फील्ड पोल तो स्थिर भाग होता है, जब स्थिर भाग होता है तो फील्ड वाइंडिंग भी क्या हो जाएगा? इसे क्या कहेंगे हम? स्टेटर पार्ट। क्या कहेंगे? स्टेटर पार्ट। अब देखिए भैया यहाँ पर स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट, तो यदि आपके माइंड में यदि कोई डाउट आता है तो आपको कैसे समझना है, ये जो फील्ड पोल है ये स्थिर भाग होता है, अब इसी फील्ड पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है, तो ये फील्ड वाइंडिंग जब लपेटी गई है तो ये फील्ड वाइंडिंग घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? स्टेटर पार्ट हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे आर्मेचर। अब आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड की गई है, और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये रोटर पार्ट होता है क्योंकि घूमने वाला भाग होता है, तो ये रोटर पार्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आर्मेचर और फील्ड पोल में जो वाइंडिंग लपेटी गई है इन्हीं का कनेक्शन करना है आपको। मुख्यतः हम इन्हीं के कनेक्शन के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो नियम क्या कहता है? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो फ्लक्स कटने के कारण फ्लक्स में क्या होता है? छेदन होता है, आपस में जिस पॉइंट पर कटते हैं, जिस एंगल पर कटते हैं, तो वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर। अब इनका सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी जनरेटर में आप देखेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों को कनेक्शन जो है वो मेन होता है, इन दोनों का कनेक्शन ही मेन होता है। तो सभी स्टूडेंट इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, कापियों की तरफ ध्यान नहीं देना है आपको। जो जो चीज़ आप भूल सकते हैं या भूलने लायक होगा उसे ही कॉपी में नोट करना है, ठीक है। बाकी आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। यदि मैं आपको कहूँ कि आप डीसी सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम बनाइए तो आपको बनाते आना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये जो डीसी सीरीज जनरेटर है ये भी बिजली उत्पन्न करके ही देगा कि नहीं? तो इसमें यहाँ पर सीरीज में जो शब्द लिखा हुआ है इसी वर्ड को पकड़ना है। तो सीरीज में हम क्या लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आर्मेचर। इसे क्या कहेंगे हम? आर्मेचर। अब ये जो है इसके बाद इसे क्या कहेंगे हम? फील्ड वाइंडिंग कहेंगे ना। अब देखो ये सीरीज जनरेटर नाम इसका कैसे पड़ा इसे जानना है। तो यहाँ पर आर्मेचर के यदि श्रेणी में, देखिए श्रेणी में जुड़ा है कि नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रो और कॉलम समझाया था, तो ये अभी कॉलम में मतलब कि खड़ा है, वर्टिकल है नहीं है। तो यहाँ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है, उसी आर्मेचर के श्रेणी में यहाँ पर हमने एक फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया है। तो आर्मेचर के यदि श्रेणी में फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कर दिया जाता है तो इसका नाम बन जाता है सीरीज जनरेटर। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? आर्मेचर के श्रेणी में यदि फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए, उसका कनेक्शन कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? सीरीज जनरेटर। क्लियर है सभी को? अब इसके टर्मिनल का नाम यदि मैं अलग अलग इसे एक पार्ट में डिवाइड करूं तो यहां पर देखेंगे तो ये हो गया आपका आर्मेचर, ठीक है। यहां हमने लिख दिया आर्मेचर। तो आर्मेचर के टर्मिनल का नाम क्या होता है? A1 A2, और कहीं देखने मिलेगा आपको A और AA मिलेगा आपको कहीं पर। क्लियर है सभी को? अब ये तो आर्मेचर का टर्मिनल हो गया। अब इसी आर्मेचर के टर्मिनल में यहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग को मैं जोड़ दूँ श्रेणी में, ये है फील्ड वाइंडिंग। दिख रही है सभी को? अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है यदि इसे श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका नाम कुछ और होगा, इसी फील्ड वाइंडिंग को शंट में जोड़ेंगे तो इसका नाम कुछ और होगा। इन दोनों वाइंडिंग को इसमें ऐसी और दो वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए सीरीज और शंट में, सीरीज और पैरेलल में, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीसी सीरीज जनरेटर की। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के कैसे हो जाएगा? श्रेणी में हो जाएगा, मतलब कि सीरीज सीक्वेंस में हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे फिर हम? यहाँ पर D1 D2 लिखेंगे। क्लियर है सभी को? क्या लिखेंगे? D1 D2। और क्या लिख सकते हैं? S1 S2 लिख सकते हैं हम इसे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग हो गई इसका नाम हो जाएगा सीरीज फील्ड
वाइंडिंग। क्या कहेंगे इसे हम? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग कब कहलाएगा? जब ये आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होगा। कब होगा? जब आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होगा तभी इसे कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? तो जब भी आप आर्मेचर के श्रेणी में यदि किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो ये जो जनरेटर बन जाता है सीरीज जनरेटर। कौन सा बन जाता है? सीरीज जनरेटर। तो इसको आपको याद रखना है। ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के अंदर प्लेस्ड है आर्मेचर वाइंडिंग, तो उसके टर्मिनल का नाम हो जाएगा A1 A2 या फिर AA हो जाएगा। तो ये टर्मिनल का नाम है। अब मैं आपको ऐसा कहूँ कि ये सीरीज जनरेटर का आपको सर्किट बनाना है और उसमें ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको दिखाना है। चलो टर्मिनल बॉक्स का डायग्राम बनाते हैं। अब हम यहाँ पर टर्मिनल में 4 टर्मिनल होंगे। अब ये टर्मिनल बॉक्स के ऊपर 4 टर्मिनल है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A1 A2 और इसका नाम दे देते हैं D1 D2। अब मैं कहूँ आपको कि भैया इसका कनेक्शन करना है तो कनेक्शन आपके माइंड में कहाँ से आना चाहिए? ये सर्किट डायग्राम आना चाहिए। यदि सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम यदि आपके माइंड में याद है तो ये कनेक्शन करने में देरी नहीं जाएगी। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लगा है? लोड लगा है। भाई अब लोड के रूप में हम मोटर भी लगा सकते हैं, लोड के रूप में हम 10 बल्ब भी लगा सकते हैं, 200 वाट के, 100 वाट के 20 बल्ब लगा सकते हैं। हमें लोड के रूप में किसी को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ पर लोड के रूप में हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सर्किट डायग्राम डीसी सीरीज जनरेटर का है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये टर्मिनल का जो नाम है भैया, ये टर्मिनल का नाम है A1 और A2। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, A1 और A2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर का भी स्वयं का रेजिस्टेंस होता है क्योंकि कंडक्टर लगा हुआ है उसमें। तो आर्मेचर के स्वयं का रेजिस्टेंस होता है तो उसे हम RA से शो करते हैं। तो इसे कैसे पढ़ा जाता है? A को पहले पढ़ेंगे, R को बाद में। तो कैसा पढ़ेंगे? आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे आप? आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर EA लिखा हुआ है, EA लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे, RA मतलब क्या होता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्लियर है सभी को? वैसे ही यहाँ पर लिखा है EA, तो इसे क्या कहेंगे? आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला EMF। क्या कहेंगे? आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला EMF। तो ये जो EMF है, क्योंकि आपको मालूम है भी कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है यही फ्लक्स काटती है और जब यही फ्लक्स काटेगी तो इसमें ही EMF उत्पन्न होगा कि नहीं? और इसी को फिर टर्मिनल बॉक्स में बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये टर्मिनल बॉक्स के 2 पॉइंट हो जाते हैं जिसे आप प्लस और माइनस से शो करते हैं, ये लोड का होता है। क्लियर है? अब ये टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे A1 और A2। तो ये A1 और A2 में और D1 और D2 में यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन हो गया, मतलब कि दोनों को ज्वाइंट कर दिया आपने। तो A2 को D1 से आपको जोड़ना पड़ेगा। अब A2 को D1 से जोड़ेंगे तो ये आपका A2 और ये हो जाएगा आपका D1। क्लियर है सभी को? A2 को कैसे जोड़ दिए हमने? D1 से जोड़ दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? D2 से और A1 से एक एक टर्मिनल बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर D2 से एक टर्मिनल निकाल लिए बाहर और एक टर्मिनल कहाँ से निकालेंगे? A1 से निकालेंगे। तो भाई एक टर्मिनल A1 से निकाल दिया हमने। चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो है A1 में ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब आपको ये दोनों टर्मिनल A1 और D2 से, अर्थात कि ये A1 और ये D2 से आप लोड को जोड़ दीजिए। आपके जो भी इक्विपमेंट होगा या लोड बैंक आपने जो भी लगाएंगे वो जलना चालू हो जाएगा। जैसे आपने लोड बैंक के रूप में आपने 8-10 लैंप लगा दिए, बल्ब लगा दिए, तो वो बल्ब जलना चालू हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को? तो डीसी सीरीज जनरेटर आपको समझ में आ गया। आर्मेचर के श्रेणी में यदि किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए
आर्मेचर के श्रेणी में किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, सीरीज जनरेटर हो जाता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम, तो ये जो वोल्टेज प्राप्त होगा यहाँ पर कितना होगा, लगभग 220 वोल्ट। कितना होगा, 220 वोल्ट डीसी, 220 वोल्ट डीसी। यदि आप पोल को और एक्साइटेड करते हैं, यदि आप पोल को और एक्साइटेड करते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। भाई सही है? या तो फिर यदि आपको और वोल्टेज को बढ़ाना है तो फिर आपको आर्मेचर को तेजी से घुमाना होगा। दो सिचुएशन होगी, या तो आर्मेचर को तेजी से घुमाइए आप, या तो फिर ये फील्ड पोल जो है इसे एक्साइटेड कीजिए, इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाइए। एक्साइटेशन का मतलब ही होता है चुंबकित करना, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना या चुंबकित करना। तो एक्साइटेशन का मतलब भी आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड में क्या है, डीसी शंट जनरेटर। शंट जनरेटर कहाँ पर है, नीचे देखेंगे हम तो नीचे आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा, ये डीसी शंट जनरेटर हो गया। चलिए अब डीसी शंट जनरेटर के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर सेम सीक्वेंस होगा शंट जनरेटर में। यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाएगा, जैसा आप कनेक्शन करेंगे वैसा जनरेटर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डीसी शंट जनरेटर। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पर यदि डीसी शंट जनरेटर में देखें तो जैसा डीसी सीरीज जनरेटर हमने देखा था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक डाइवर्टर लगा हुआ है। क्या लगा है? डाइवर्टर। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमें डाइवर्टर लगाने के पीछे रीज़न क्या होता है कि कंट्रोलिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए हम यहाँ पर डाइवर्टर लगाते हैं। तो ये जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट एक प्रकार का रेजिस्टेंस है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे अब डीसी शंट जनरेटर में, तो डीसी शंट जनरेटर में का भी कनेक्शन सेम मिलेगा आपको। चलिए यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर में हम यहाँ पर देखेंगे शंट का मतलब क्या होता है। पहले तो शंट का मतलब आप समझेंगे। शंट का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर, या इसे कहेंगे पैरेलल। क्या कहेंगे आप? पैरेलल। तो समांतर भी कह सकते हैं। देखो इंग्लिश वर्ड इसका पैरेलल भी है। इसको शंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पार्श्व में भी बोला जाता है। पार्श्व ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्व। उसके पार्श्व में फलाना रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो ये आपको पार्श्व मतलब कि पैरेलल में ही है। जैसे पार्श्व में एक वोल्ट मीटर जुड़ा है, तो भैया वोल्ट मीटर को तो हमेशा समांतर में जोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं ना उसको हम। तो वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं तो उसे पार्श्व में बोल दिया जाता है, या फिर शंट बोल दिया, या समांतर में बोल दिया जाएगा, या पैरेलल में बोल दिया जाएगा। इस टाइप से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कोई बुक वाला जो है बड़े ईजी शब्द का इस्तेमाल करता है, कोई बुक वाला थोड़ा सा टफ वर्ड का यूज़ करता है। तो वो बच्चों के उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो फिर कौन सा बुक प्रिफर करे। तो ये शंट मतलब समांतर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये शंट जनरेटर जो है इसमें हम आर्मेचर के समांतर में किसी जनरेटर को जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक आर्मेचर। क्लियर है सभी को? यह आर्मेचर। अब यदि इस आर्मेचर को उसी के समांतर में किसी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए? समांतर में। तो यहाँ पर आर्मेचर के समांतर में यदि फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए, यहाँ पर हमने आर्मेचर के समांतर में एक फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया, तो आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब ये जो टर्मिनल का नाम है भैया, ये टर्मिनल का नाम A1 A2 है या A या AA है। ये टर्मिनल का नाम पता रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें डीसी मोटर में भी काम आएगा। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसी फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं हम। यही फील्ड वाइंडिंग जो है मेन, क्योंकि आर्मेचर के समांतर में यदि फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, इसे कहेंगे फिर हम शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे आप? शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है
ये आर्मेचर के समांतर में होने के कारण इसका नाम शंट फील्ड वाइंडिंग रखा गया है। जब भी हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं तो ये वाइंडिंग जो हो जाती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाती है, इसका नाम उसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर इसके टर्मिनल का भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो इसे हम शो करेंगे Z1 Z2 से, या कहीं पर आपको इस टाइप से भी होगा, देखने को मिलेगा डबल Z Z डबल Z, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर कहीं आपको E1 या E2 ऐसा मिलेगा। तो कहीं कहीं पर किसी वर्कशॉप में जाएंगे और वहाँ पर जनरेटर होगा शंट जनरेटर, तो वहाँ पर कहीं पर Z डबल Z लिखा होगा, या किसी सर्किट डायग्राम में बुक में देखते हैं तो वहाँ पर Z1 Z2 लिखा रहता है। तो आपको ऐसे डाउट नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये जो कॉमन इसके टर्मिनल के जो नाम हैं, ये टर्मिनल के नाम हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये याद रखेंगे, Z से तो आप याद रख लेंगे ना, लेकिन ये जो E1 E2 है ये वर्ड भूल जाते हैं अक्सर। तो इसे आपको या कुछ परसेंट तो याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि रट्टू तोता नहीं, कुछ परसेंट आपको रट्टू तोता बनना भी पड़ेगा, तभी वो आपके आईक्यू लेवल में, मतलब कि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तभी वो आप एग्ज़ाम में या फिर आप वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करेंगे तो उस समय ये जो टर्मिनल के नाम याद रहेंगे तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। चलिए, अब यहाँ पर आर्मेचर के यदि समांतर में किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या कहेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर टर्मिनल एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा, दो टर्मिनल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा भैया? आउटपुट प्राप्त होगा, वो भी डीसी। तो आउटपुट डीसी प्राप्त हो गया। अब इसको आप यहाँ पर लोड लगा दीजिए, आप किसी भी लोड को लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो हम जिस फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं ये वही फील्ड वाइंडिंग, देखो फील्ड पोल के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी हुई है वो फील्ड वाइंडिंग है। तो हम इसी फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। यदि ऐसे मैं ऐसे कॉमन फ्रेजर में समझाऊं तो यहाँ पर इस टाइप से दो पोल हैं, इस साइड एक दूसरा पोल हो गया, ठीक है। देखो ये इस दूसरा एक पोल हो गया, ये दो पोल हो गए, दिख रहा है आपको? ये पोल 1 और ये पोल 2, दो पोल हो गए, दो पोल का जनरेटर है। अब यहाँ पर आपको पता है एक रोटर घूमेगा जिसे आप कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर ऐसी वाइंडिंग प्लेस्ड कर दी गई है, मतलब कि लगा दी गई है। तो यहाँ से जो ये एक वाइंडिंग लपेटी गई है यहाँ पर और दूसरी वाइंडिंग यहाँ पर लपेटी गई है। क्लियर है सभी को? अब ये दो वाइंडिंग यहाँ पर लपेटी गई है, इसके बीच में यहाँ पर आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है ये स्वयं का यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं? तो यही चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये रोटर यहाँ पर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्योंकि फ्लक्स कटेंगे। तो हम यहाँ पर इसी फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ये वही फील्ड वाइंडिंग है, ये वही फील्ड वाइंडिंग है, हम इसी फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं भैया। और ये जो भी नीचे है ये भी फील्ड वाइंडिंग है। इसी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के, क्योंकि आर्मेचर तो घूमने वाला भाग है, तो जोड़ोगे कैसे, कनेक्शन कैसा करोगे आप? तो आपको याद रहना चाहिए आर्मेचर में जो सप्लाई जाता है वो सप्लाई आप निकाल रहे हैं वहाँ से ईएमएफ, तो वो कार्बन ब्रश के कारण निकाल रहे हैं। मतलब कार्बन ब्रश का जो संबंध होगा वो टर्मिनल बॉक्स से होगा। किससे होगा? टर्मिनल बॉक्स से होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से यदि लिखा हुआ है Z1 Z2 और A1 A2 यदि लिखा हुआ है, ये है आपका टर्मिनल बॉक्स। इसे क्या कहेंगे आप? टर्मिनल बॉक्स। तो ये जो टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स में A1 A2 यदि लिखा हुआ है तो ये A1 A2 का संपर्क कार्बन ब्रश से होगा और कार्बन ब्रश का फिर संपर्क किससे होगा? कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर का संपर्क किससे होगा? आर्मेचर वाइंडिंग से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले कार्बन ब्रश, देखो इसके पहले किसका हो जाएगा? टर्मिनल बॉक्स का। सबसे पहले कनेक्शन किसका होगा? तो सबसे ऊपर लिखता हूं मैं टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। अब टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन किससे होगा? कार्बन ब्रश से। किससे होगा? कार्बन ब्रश से होगा। फिर कार्बन ब्रश का कनेक्शन किससे होगा?
कम्यूटेटर से। ठीक है, अब कम्यूटेटर कनेक्शन किससे होगा? आर्मेचर वाइंडिंग से। किससे हो जाएगा? आर्मेचर वाइंडिंग से। और आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होगा आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसका कनेक्शन किससे है? कम्यूटेटर से है। तो कम्यूटेटर में यही ईएमएफ जाएगा। अब यही ईएमएफ किस पर जाएगा? फिर कार्बन ब्रश पर जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश क्या हुआ है? लगे हुए हैं दोनों। तो ये क्या करेगा? कार्बन ब्रश यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक निगेटिव टर्मिनल होगा। तो पॉजिटिव जो साइकिल है उसको एक ब्रश कलेक्ट कर लेगा और निगेटिव साइकिल को दूसरा ब्रश कलेक्ट कर लेगा, और ऐसा करते हुए जो सप्लाई है आपका टर्मिनल बॉक्स में पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी को? तो टर्मिनल बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? डीसी आउटपुट प्राप्त होगा। ये इसका सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस पे डीसी जनरेटर काम करता है, चाहे सीरीज जनरेटर हो, चाहे शंट जनरेटर हो, चाहे कंपाउंड जनरेटर हो। तो ये इसका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में काम करेगा। यही फील्ड वाइंडिंग को यदि हम आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं तो यही हो जाता है शंट जनरेटर। क्लियर है? शंट जनरेटर। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन। तो ये कनेक्शन कैसे होगा इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? E1 Z1 या Z लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है? A1 से जुड़ा हुआ है। तो E1 का कनेक्शन किससे कर देंगे हम? A1 से कर देंगे या Z1 से कर देंगे। तो ये मानकर चलिए Z1, यहाँ टर्मिनल बॉक्स में नाम लिखा हुआ है Z1 और यहाँ पर लिखा हुआ है A1। तो Z1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? A1 से हो जाएगा। तो Z1 का कनेक्शन किससे हो गया? A1 से हो गया। हमारा एक सर्किट, एक लाइन कंप्लीट हो गई, हमारी एक कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखेंगे यहाँ पर Z2 का कनेक्शन किससे है? A2 से है। तो देखिए भैया Z2 का कनेक्शन किससे है? A2 से। तो ये वायर हमने कनेक्शन कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पर? भाई या तो Z1 से Z2 से निकाल लो कॉमन टर्मिनल, या तो A2 से निकाल लो। बात तो एक ही है, क्योंकि इसका कनेक्शन तो इससे पहले ही हो चुका है। तो हम कैसा करते हैं? A2 से एक सप्लाई निकाल लेते हैं। यहाँ से A2 से एक तार निकाल दिया और दूसरा वायर हमने निकाल दिया है यहाँ से A1 से निकाल दिया। तो ये दूसरा वायर निकाल दिया हमने A1 से। तो अब देखिए जो A1 का कनेक्शन है यहाँ पर A1 में पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये, और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। अब यहाँ पर आप यदि किसी लोड को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये लोड काम करना चालू कर देगा। इस तरीके से आप टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन करेंगे और डीसी शंट जनरेटर को समझेंगे। आप सभी को ये समझ में आ गया? यहाँ पर आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है। ध्यान देंगे कैसी बनाई जाती है? हाँ, तो यहाँ पर आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो कैसे बनाते हैं? मोटे तार के बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस आर्मेचर में जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है ये कैसे तार की होगी? मोटे तार की होगी भैया। तभी इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ जब फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो आपको ये जो है यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग का ऐसा सिक्वेंस जो बना हुआ है ये आपको समझना है। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग पर ही जनरेटर टिका हुआ है। ये दोनों वाइंडिंग जब तक नहीं रहेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सभी को इतना समझ में आ गया जो समझा रहे हैं हम? चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। इसके बाद देखते हैं इसका कुछ ग्राफ भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शंट जनरेटर का ग्राफ भी मिलेगा आपको। शंट जनरेटर का ग्राफ किस टाइप से बनता है इसे भी थोड़ा सा जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, शंट जनरेटर में इसका ग्राफ किस टाइप से शो किया गया है, या इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक बाद में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्राफ के बारे में किस टाइप से वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके बारे में भी दिखाया गया है। चलिए इस डायग्राम को, इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 कर्व खींचे जाते हैं, कल बताया था मैंने। अब ये 3 कर्व कौन कौन से हैं? उनमें से एक कर्व है डीसी शंट जनरेटर का इंटरनल तथा एक्सटर्नल अभिलक्षण, मतलब कि आंतरिक और बाह्य अभिलक्षण कर्व। मैंने 3 कर्व बताया था कल, ठीक है।
तीन कर्व में यहाँ पर हम डीसी जनरेटर का एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, मतलब कि आंतरिक और बाह्य अभिलक्षण कर्व देखेंगे। तो ये जो आंतरिक और बाह्य अभिलक्षण जो कर्व होता है, ये लोड करंट, जिसे आप IL से शो करते हैं, कैसे शो करते हैं? IL से। तो ये जो लोड करंट और EMF मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है। किस किस के बीच में खींचेंगे आप? EMF लिखिए या टर्मिनल वोल्टेज, जिसे VT से शो करते हैं, ये किसके बीच में खींचा जाता है? लोड करंट के बीच में। तो इसका नाम तो आपको पता है, इसे क्या कहते हैं? EMF अर्थात कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये जो IL लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लोड करंट। क्या होता है? लोड करंट। तो हम यहाँ पर आंतरिक तथा बाह्य अभिलक्षण कर्व जब भी खींचेंगे तो ये लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज अर्थात कि विद्युत वाहक बल के बीच में खींचेंगे। लोड करंट और विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किस में उत्पन्न होता है? सभी को पता है, आर्मेचर में। ठीक है, और ये जो लोड करंट है, ये लोड करंट के बीच, ये जो लोड करंट है, जब आप लोड को कनेक्ट करेंगे तो लोड जितना करंट कैरी करेगा उस हिसाब से यहाँ पर लोड करंट यहाँ पर प्रवाहित होगी। चलिए, यहाँ पर जो ओमी वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, इसे थोड़ा सा दिखाया गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा। अभी पढ़ेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड वाइंडिंग भी अपना स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और आर्मेचर वाइंडिंग भी अपने स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। तो भाई दोनों चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। ये हो सकता है कि उसके वोल्टेज को वो कम या ज़्यादा करे, ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि नहीं? तो उसके मान में कुछ ना कुछ उतार या चढ़ाव आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, वही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है उसकी। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होना, मतलब कि वोल्टेज जब कम बना के देगा, जितना देना चाहिए था, मानकर चलो 250 वोल्ट देना चाहिए था, लेकिन आपका जनरेटर 220 वोल्ट ही बना कर देख रहा है, तो भैया यहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो गया ना। तो वो किस वजह से हुआ, वो उसे भी जानेंगे आप। तो ये होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है, तो उससे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो यहाँ पर ये जो कर्व है, ये यहाँ पर देखेंगे तो एक फुल लोड करंट की कंडीशन में, मतलब कि जब लोड कनेक्ट करेंगे आप, तो उस समय करंट जो कैरी करेगा तो वो फुल लोड करंट कहलाएगा। ज़्यादा करंट कैरी करेगा आवश्यकता से अधिक तो उसे क्या कहेंगे हम? फुल लोड करंट कहेंगे। और यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होगा उसे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलेंगे या आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और कर्व बनेगा जिसे बोलते हैं ओमी वोल्टेज ड्रॉप। तो आपको मालूम है प्रत्येक कंडक्टर का स्वयं का रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें आपको पता है I²R लॉस होगा हीट के रूप में। तो वही हीट के रूप में जो लॉस होगा उसके कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। एक तो आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा ओमी वोल्टेज ड्रॉप। तो ये दोनों ड्रॉप को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है ओमी वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर इस टाइप का कर्व बनेगा, ये इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक होगा आंतरिक अभिलक्षण कर्व और दूसरा होगा बाह्य अभिलक्षण कर्व। ये दोनों को एक ही जगह प्लेस्ड कर दिया गया है, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे। चलिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो कंपाउंड जनरेटर की बात करेंगे हम और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों को कनेक्शन किया जाएगा, मतलब दोनों वाइंडिंग होंगे इसमें। एक ही पोल के ऊपर सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगा और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगा, एक ही पोल के ऊपर। अब यदि इसे हम डायग्राम से समझेंगे तो कैसे समझेंगे मालूम है आपको? चलिए यहाँ बना दें, ये पोल हो गया। अब इस पोल में यहाँ पर हमने इस टाइप से बना दिए, एक फील्ड वाइंडिंग ये वाली हो गई, ठीक है, इसे बाहर निकाल दिए, और दूसरी फील्ड वाइंडिंग ये हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों वाइंडिंग एक हो जाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? और दूसरी हो जाएगी शंट फील्ड वाइंडिंग।
शंट फील्ड वाइंडिंग। अब ये दो वाइंडिंग हो गई। अब एक ही पोल के ऊपर ये दोनों वाइंडिंग को हमने प्लेस्ड कर दिए हैं, तो हमने इसका कनेक्शन कैसा किया है ये मायने रखता है। कंपाउंड कब बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आर्मेचर, ये दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम, आर्मेचर के श्रेणी में एक फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो आपको पता है आर्मेचर की श्रेणी में जब किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है तो उसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। और आर्मेचर के समांतर में यदि किसी फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं हम, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये फील्ड वाइंडिंग कौन सी फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। तो अब ये दोनों एक ही पोल के ऊपर है, अलग से कोई पोल नहीं लगाया गया है, एक ही पोल के ऊपर दो वाइंडिंग पहले से विद्यमान होती है। यदि कंपाउंड जनरेटर है तो एक ही पोल के ऊपर दो फील्ड वाइंडिंग पहले से ही लगी मिलेगी, लेकिन कौन से जनरेटर में, कंपाउंड जनरेटर में। ध्यान दीजिएगा, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में अलग से डबल फील्ड वाइंडिंग नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में तो एक ही वाइंडिंग लपेटी होगी पोल के ऊपर, शंट फील्ड वाइंडिंग भी एक ही पोल लपेटी होगी। तो इन दोनों को आप यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है। इसी पोल में दो फील्ड वाइंडिंग है, तो देखिए अब यही फील्ड वाइंडिंग भी है, इसमें धारा के प्रवाह का, करंट के फ्लो का डायरेक्शन जैसा होगा तो वैसा डिफरेंशियल और दूसरा कम्युलेटिव बनेगा। तो यहाँ पर ये दो फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है ये फाई ऐसी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और शंट फील्ड वाइंडिंग फाई ऐसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। अब ये कैसा करेगा, यदि आप इसे कम्युलेटिव बनाएंगे तो इनके दोनों के धारा प्रवाह की जो दिशा होगी वो एक जैसी होगी और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने की भी दिशा एक जैसी होगी। यदि यहाँ से जब धारा प्रवाह होगी तो यहाँ पर एन पोल बनेगा और यहाँ पर एस पोल बनेगा। क्लियर है सभी को। फिर यहाँ पर धारा प्रवाह हो रही तो यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल बन रहा है। यहाँ पर कौन सा बन रहा है, एस पोल बन रहा है। इस टाइप से बनेगा ना। तो इन दोनों की जो फ्लक्स है आपको मालूम है, यहाँ पर जो एन और एस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब कि दूर भगाएंगे नहीं। यदि एन और एन हो जाते तो दोनों क्या होता, प्रतिकर्षित करते ना। तो उसकी बल रेखाएं और इसकी बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करते, फिर धकेलने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये एस और जो एन है ये दोनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर फाई आर मिलेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। और यही सिचुएशन के कारण, यही कनेक्शन के कारण ये कम्युलेटिव बन जाता है। और डिफरेंशियल हो जाएगा तो धारा की दिशा इधर से हो जाएगी, इधर से बाहर निकलने लगेगी। अपोजिट हो जाएगी धारा की दिशा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर एन, जो एन है वहाँ एस हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए यहाँ पर एस है, अब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ एन और यहाँ एस हो जाएगा। तो ये एस एस अब प्रतिकर्षण करने लगेंगे एक दूसरे को, तो उसके कारण जो फ्लक्स का मान जो है वो कम हो जाएगा। और फ्लक्स के मान में कमी मतलब वोल्टेज में कमी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब ये तो इतना हो गया। इसमें इसके कनेक्शन के बारे में यदि हम जाने तो वाइंडिंग को कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है, तो देखिए कंपाउंड जनरेटर में, तीसरा जनरेटर है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में हम यहाँ पर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और सेकंड में शंट फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग को एक ही पोल के ऊपर प्लेस्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जितने भी जनरेटर मिलेंगे कंपाउंड के, तो भी इसमें भाई साहब कितने टर्मिनल मिलेंगे, 6 टर्मिनल मिलेंगे भैया। अब वो 6 टर्मिनल कैसे हो गए तो इसे भी समझना है। 2 टर्मिनल आर्मेचर के, 2 टर्मिनल सीरीज फील्ड के, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सीरीज फील्ड के और 2 शंट फील्ड के। इसलिए यहाँ पर 6 टर्मिनल हो जाते हैं। अब ये 6 टर्मिनल का कनेक्शन आपको करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही पोल के ऊपर सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी है, तो दोनों का कनेक्शन अब ये टर्मिनल बॉक्स में आपको करते आना चाहिए। यदि करते नहीं आएगा तो आपके पास जनरेटर रहने के बाद भी आपने कनेक्शन नहीं कर सके तो फिर आप
उसको कंपाउंड जनरेटर बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होता है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग को इस तरीके से प्लेस्ड किया जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के एक समांतर में आर्मेचर के और एक सीरीज में जुड़ जाए। जब ऐसा जुड़ जाएगा तो इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का यदि सर्किट डायग्राम हम देखें तो यहाँ पर आपको इस टाइप से मिलेगा। ये जो सर्किट डायग्राम है शॉर्ट शंट का है। शॉर्ट मतलब क्या होता है भैया? छोटा। शॉर्ट यानी क्या होता है? छोटा होता है ना। तो यहाँ पर ये जो शंट जो जनरेटर होगा इसका नाम इसी के कारण बन जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में इधर ध्यान दीजिए, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसे क्या कहेंगे हम? शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। तो जब भी आप आर्मेचर के श्रेणी में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया एक, और आर्मेचर के समांतर में एक शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया आपने, लेकिन ये शॉर्ट इसलिए हो गया, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कहाँ तक बनना था? लॉन्ग बनना था यहाँ तक। लेकिन हमने क्या किया है, इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्लस इसके चुंबकीय क्षेत्र को दोनों को एक साथ मिला दिया हमने। तो दोनों को एक साथ मिला दिए तो ये एक ही लाइन में ये क्या हो जाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे। तो जब दोनों एक ही लाइन में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पर एक D1 हो जाएगा और दूसरा D2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। तो ये टर्मिनल के नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ये इसका जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है EA और ये है RA। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग होगा इसमें, और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RA होगा। आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस EA जो EMF उसमें उत्पन्न हो रहा है तो आर्मेचर में उत्पन्न EMF कहेंगे उसे हम। ठीक है। अब ये जो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी? तो इसमें IA करंट फ्लो होगी जिसे आर्मेचर करंट कहते हैं। तो ये जो EMF उत्पन्न होगी ना, ये इसमें आर्मेचर करंट भी बनेगा। भाई EMF बनाने के लिए करंट भी बनेगा ना। तो आपको मालूम है P = V × I होता है। तो यहाँ पर अब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी उसका जो नाम होगा उसे कहेंगे ISE। क्या कहेंगे? ISE। तो इसे कहेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी धारा प्रवाहित होगी तो ये इसे कहेंगे ISH, मतलब कि शंट फील्ड करंट। क्या क्या बोलेंगे? शंट फील्ड करंट। सीरीज फील्ड करंट ISE, IA होता है आर्मेचर करंट, ISH होता है शंट फील्ड करंट। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग जो धारा प्रवाहित होगी वो उसका मान दिया हुआ है। अब ये जो RSH लिखा हुआ है RSH, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। जिस तरीके से आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही शंट फील्ड वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा, वैसे ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक कंडक्टर का स्वयं का रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी प्रत्येक कंडक्टर की होती है, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन होगी जरूर। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर इस तरीके से शंट फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में देखेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी इन दोनों के बीचों बीच से निकल जाएगा, कनेक्शन कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट। और लॉन्ग शंट भी देखेंगे आप तो आपको इस तरीके से ही लॉन्ग शंट भी देखने मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट शंट के बाद यदि हम लॉन्ग शंट के बारे में जानें तो यहाँ पर लॉन्ग शंट भी आपको इस टाइप से ही मिलेगा। लॉन्ग शंट में शंट फील्ड वाइंडिंग पूर्णतः सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बराबर हाइट में होगा। बराबर हाइट का मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लॉन्ग होगा, मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बराबर में होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका शंट फील्ड वाइंडिंग, इसे कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग।
तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में अंतर यह है कि ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इसका साइज बड़ा होगा। मतलब ये जो आर्मेचर के जो कंडक्टर को जब घेरेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर में लेकिन एक ही पोल में है। समझ में आ रहा है आपको? एक ही पोल में है। तो एक ही पोल में होने के कारण जो फ्लक्स का मान होगा वो इक्विवेलेंट ही होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पोल में ये एक पोल हो गया और इस पोल में दोनों वाइंडिंग को लपेट दिया गया है। ये दूसरी वाइंडिंग हो गई, ये दोनों वाइंडिंग को यहाँ पर इस पोल में लपेट दिया गया है। लेकिन एक जो है जिसे कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो इसकी लेंथ जो है ये लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इसमें लेंथ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जितने कंडक्टर को ये कवर करेगा आर्मेचर के, वो ज़्यादा कंडक्टर को कवर करेगा। मतलब इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं ये इस टाइप से निकलेगी। कैसे निकलेगी? इस टाइप से निकलेगी चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब इसमें ज़्यादा कंडक्टर कवर हो रहे हैं और यहाँ पर ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये शॉर्ट होने के कारण, छोटी होने के कारण, आर्मेचर के सीरीज में होने के कारण इसकी जो फील्ड मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर के अंदर ही स्ट्रांग होगा। मतलब कि एक देखो, एक तो लाइन यहाँ से भी निकलेगी, इस टाइप से निकलेगी ना चुंबकीय बल रेखाएं, और सीधी भी निकलेगी यहाँ से। तो ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पर एक ही लाइन में जब गमन करेंगे तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर बीचों बीच में स्ट्रांग होगा। और साइड साइड में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा साइड साइड में। तो इस तरीके से आपको समझना है, जब इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ईएमएफ जनरेट ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर कंडक्टर अर्थात कि आर्मेचर में जो कंडक्टर जितना कवर किया जाएगा वो कवर यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण होगा। अब आर्मेचर के कंडक्टर का कवर करने का रीज़न क्या होता है ये इसे थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर इसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये आर्मेचर यदि इतना बड़ा है तो ये आर्मेचर का लास्ट कंडक्टर हो गया भैया। तो लास्ट कंडक्टर हो गया तो चुंबकीय बल रेखाएं इसको यहाँ तक कवर करना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपका आर्मेचर यदि इतना बड़ा हो गया तो ये कंडक्टर बाहर निकल गए। जब कंडक्टर बाहर निकले तो चुंबकीय बल रेखाएं तो यहाँ तक ही गमन कर रही है, तो ये कंडक्टर में फ्लक्स कटेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इसको लॉन्ग शंट बना देंगे हम, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये यहाँ ऐसे गमन करने लगेगी और ये कंडक्टर भी कवर में आ जाएगा। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमें टर्मिनल पे मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर आपको पता है, सभी को मैंने आपको बताया कि यदि एक कंडक्टर जो है एक साइड वाला है तो 2 वोल्ट जनरेट करता है और दूसरा 2 वोल्ट, तो कुल मिला के कितने वोल्टेज होते हैं? 4 वोल्ट होते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है।